जहन में क्या तस्वीर आती है? शायद सरसब्ज खेत, लहलहाती फसलें और मेहनती किसान, है ना? लेकिन क्या ये तस्वीर पूरी है? आज हम ज़राअत के इस रिवायती ख्याल से ज़रा आगे बढ़ेंगे और हिंदुस्तान की मईशत के एक ऐसे पहलू को देखेंगे जिसकी जड़ें सीधा इस मुल्क के जोग्राफिया में हैं। महात्मा गांधी के ये अल्फाज आज भी बिल्कुल सच हैं। हिंदुस्तान की बुनियाद असल में गांव ही हैं, लेकिन आज के गांव की मौशी हकीकत बहुत तेजी से बदल रही है और यही तब्दीली हमें एक बहुत अहम सवाल की तरफ ले जाती है। 1.08 हेक्टेयर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कहानी है। हिंदुस्तान में एक किसान खानदान के पास औसतन बस इतनी ही जमीन होती है और पता है, ये हर साल और भी कम होती जा रही है। अब इतनी सी जमीन पर सिर्फ खेतीबाड़ी करके घर चलाना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। तो इन आदादो शुमार का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि गांव की मईशत अब सिर्फ खेतीबाड़ी के भरोसे पर नहीं है। भले ही गांव की पहचान खेती से हो, लेकिन उनकी आमदनी का 60% से ज्यादा हिस्सा अब दूसरे कामों से आ रहा है। यानी गांव में रहने वाले खानदान अब अपनी बका के लिए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। ये गैर ज़रई बुनियादी सरगर्मियां आखिर चीज़ क्या है? बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, ये वो सारे काम हैं जो ज़मीन, जंगल, पानी या पहाड़ों से जुड़े हैं, लेकिन फसल उगाने से अलग हैं। यही सरगर्मियां मईशत के लिए बुनियादी खाम माल यानी रॉ मटीरियल बनाती हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, पहाड़ों से मादनियात निकालना, जंगल से लकड़ी हासिल करना, दरियाओं और समंदरों से मछलियां पकड़ना, दूध और ऊन के लिए जानवर पालना, यहाँ तक कि हाथों से बनाई जाने वाली खूबसूरत चीज़ें, ये सब इसी में आता है। यही वो चीज़ें हैं जो गांव की मईशत को असल में चला रही हैं। ठीक है, तो अब जब बुनियादी बात समझ आ गई है, तो आइए एक मज़ेदार सफ़र पर चलते हैं। हम हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर देखेंगे कि कैसे वहाँ का जुग्राफिया वहाँ के लोगों की रोजी रोटी की किस्मत लिखता है। हमारा पहला स्टॉप है शुमाल में, दुनिया की छत, अजीम हिमालय के पास। ये बर्फ से ढकी चोटियां सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है, इनके अंदर एक पूरी मईशत छुपी हुई है। यहाँ का जोग्राफिया ही सब कुछ तय करता है। जैसे जो ऊंचे ऊंचे घास के मैदान है ना, वहाँ भेड़ बकरियां पाली जाती हैं जिनसे दुनिया की बेहतरीन ऊन बनती है। और जो घने जंगल हैं, वो सिर्फ खूबसूरत नहीं, वो लकड़ी और कागज़ की इंडस्ट्री के लिए लाइफलाइन का काम करते हैं। अब हिमालय की बुलंदियों से नीचे उतरते हैं और चलते हैं हिंदुस्तान के दिल की तरफ, यानी इसके वसीओ अरीज प्लेटोज की तरफ। ये इलाके दरअसल हिंदुस्तान के कुदरती खजानों के गोदाम हैं। ये टेबल बिल्कुल एक खजाने के नक्शे जैसा है। देखिए, छोटा नागपुर का जो पठार है, वो लोहे और कोयले से भरा पड़ा है। इसीलिए तो इंडिया का सन्नती मरकज कहलाता है। फिर अगर हम कर्नाटक के धारवाड़ इलाके में जाएं, तो वहां सोना और यूरेनियम जैसी कीमती चीजें मिलती हैं। इन इलाकों की तो पूरी मुआइशत ही कान कनी पर चलती है। सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अब हम उन इलाकों की तरफ जा रहे हैं जहां पानी, जरखेज जमीन और मौसम लोगों के काम धंधे तय करते हैं। यानी हिंदुस्तान के लंबे लंबे साहिल, उसके जरखेज मैदान और उसके खुश्क रेगिस्तान। यहाँ की वैरायटी तो देखिए, कमाल की है। हजारों किलोमीटर लंबी साहिली पट्टी पर लाखों लोग मछली पकड़कर गुजारा करते हैं। फिर आ जाइए गुजरात के रन ऑफ कुछ में, वहाँ मुल्क का ज्यादातर नमक बनता है। और शुमाल मशरिक में, वहाँ तो बांस को सब्ज सोना कहते हैं और उससे क्या कुछ नहीं बनता। तो इस पूरे सफर के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। अब वक्त है कि इन सब अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखें और समझें कि इस सब का आखिर मतलब क्या है। तो मतलब साफ है, ये सब अचानक नहीं हो रहा। हिंदुस्तान में कौन, कहाँ, क्या काम करेगा, ये ज्यादातर वहाँ का ज्योग्राफी तय करता है। पहाड़, पठार, मैदान, समंदर, ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये रोजगार का जरिया है। हिंदुस्तान का ज्योग्राफी ही उसकी देहाती मईशत की बुनियाद है। और ये चार्ट पूरी कहानी एक ही झलक में दिखा देता है। साफ देखा जा सकता है कि कैसे मुल्क के अलग अलग हिस्से खास कामों के मरकज बने हुए हैं। पहाड़ों में जंगलात और गलाबानी, पठारों में कानकनी और साहिली इलाकों में माहीगिरी और ज़रई कारोबार। ये सब कुदरती तौर पर हुआ है, जमीन की बनावट की वजह से। लेकिन ठहरिए, जुग्राफिया तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। असल कहानी तो उन लोगों की है जिनकी जिंदगियां इससे जड़ी हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सब का आम इंसान पर क्या असर पड़ता है। देखिए, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। सोचिए, जब लोगों को अपने ही गांव कस्बे में काम मिल जाता है तो उन्हें बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे उनकी जिंदगी तो बेहतर होती ही है, साथ ही उनकी सकाफत, उनके पुरखों का हुनर, वो सब भी जिंदा रहता है। इसकी सबसे जबरदस्त मिसाल है अमूल की कहानी। जरा सोचिए, गुजरात के किसान, जमीन सूखी, खेती से कुछ नहीं मिल रहा था।
फिर उन्होंने मिलकर एक इनकलाबी काम किया। उन्होंने डेयरी फार्मिंग शुरू की और एक कोऑपरेटिव बनाई। बस इस एक कदम ने न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे इलाके की किस्मत बदल दी और आज अमूल का नाम पूरी दुनिया जानती है। और इसका असर सिर्फ गांव तक नहीं रहता, ये तो एक पूरी चेन रिएक्शन की तरह है। जंगल से लकड़ी निकली तो आगे फर्नीचर फैक्ट्री चली, कान से लोहा निकला तो स्टील मिल चली। समझे? ये छोटी छोटी सरगर्मियां पूरी मौशियत के इंजन में ईंधन का काम करती हैं। तो आखिर में बात यह है कि हिंदुस्तान की माशी ताकत सिर्फ खेत खलियानों या बड़े बड़े शहरों में नहीं है। असल ताकत तो उसके पहाड़ों की ऊंचाइयों, जमीन की गहराइयों और समंदर की लहरों में छुपी है। यही ज्योग्राफिया है जो करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। और यहीं आकर खड़ा हो जाता है मुस्तकबिल का सबसे बड़ा सवाल। जैसे जैसे हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, असल चैलेंज ये है कि इन कुदरती वसाइल का इस्तेमाल तो करें, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए ख़त्म ना कर दें। माशी तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन, यही वो चीज़ है जो आने वाली नस्लों के लिए हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय करेगी।